नमस्कार प्रशिक्षु शिक्षक साथियों। डीएलएड सत्र 2017-19 की परीक्षा में अब केवल 4 दिन शेष रह गए हैं और ये 4 दिन हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि ये 4 दिन हम थोड़ा कंसंट्रेट होकर के सही दिशा में अध्ययन कर लेते हैं तो वही काफ़ी है अच्छी परीक्षा के लिए। तो इस क्रम में मैंने डीएलएड सत्र 2017-19 की तैयारी के लिए बहुत सारी वीडियो पहले भी अपलोड किए, जिसमें मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिकों पर चर्चा की। आप लोगों ने उसे देखा भी, सराहा भी, और यदि कोई नए व्यूअर है उसे नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज से मैं मास्टर वीडियो का जो सीरीज है वह शुरू करने जा रहा हूँ। इस मास्टर वीडियो में जो भी सब्जेक्ट है ना, जो भी 9 सब्जेक्ट हम लोगों को अध्ययन करना है, जिसकी परीक्षा देनी है, उसकी समग्र विवेचना, समग्र संक्षिप्त और स्पष्ट विवेचना मैं करने की कोशिश करूंगा, जिनसे कि परीक्षा की तैयारी में काफ़ी सहायता मिल सके, मदद मिल सके। तो इस क्रम में मैं आज शिक्षा की परिप्रेक्ष्य सब्जेक्ट का जो मास्टर वीडियो है वह प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप लोग 2-4-5 मिनट वीडियो के साथ बने रहिए, उसके बाद इसकी उपयोगिता आपको खुद नज़र आ जाएगी और आप निश्चित रूप से अंत तक वीडियो को देखिएगा। और यदि देखिएगा, अच्छा लगेगा तो इसे शिक्षक साथियों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान का जितना वितरण हो उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो वह काम पुण्य का ही कार्य होता है, इसलिए वह कार्य जरूर कीजिएगा। और अच्छा लगे तो कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके हमें प्रोत्साहित कीजिएगा, हमें एनर्जेटिक बनाइएगा, जिससे कि मैं सारे विषयों को ससमय ख़त्म कर सकूं इन 4 दिनों के अंदर। तो चलिए, अब विशेष भाषण नहीं देते हुए, समय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए हम लोग चलते हैं शिक्षा के परिप्रेक्ष्य सब्जेक्ट पर। देखिए, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य डीएलएड सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है ना, उसमें हम लोगों को 4 इकाई क्या करनी है, पढ़नी है। जिसमें पहला इकाई है विविधता और समानता और वंचना, दूसरी इकाई है शिक्षा का राजनीतिक संदर्भ, और तीसरी इकाई है आपको विद्यालयी शिक्षा के सरोकार, और चौथी इकाई वह है आपको पाठ्यचर्या, शिक्षण और शिक्षक। तो ये जो 4 इकाई है ना, इसका हम लोगों को क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो पहले इकाई में हम लोगों को मूल रूप से 3 बातों को समझना है, विविधता और समानता और वंचना। ये तीनों ही आसान सा कंसेप्ट है, ये आप लोगों के समझ में भी अच्छी तरह होगी। वैसे विविधता, डाइवर्सिटी को लेकर के मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर पहले अपलोड की थी। यदि कोई देखना चाहे तो वह मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर केवल संक्षिप्त में उस पर क्या करूँगा, बात करूँगा कि विविधता है क्या। तो विविधता वह इस प्रकृति का अनुपम सौंदर्य है। यह हमारी पूरी पृथ्वी वह विविधताओं से भरी पड़ी है न। यहाँ पर विविध प्रकार के जीव जंतु, विविध प्रकार की स्थलाकृतियाँ, नदी, नहर, नाले हमको दिखलाई पड़ते हैं। साथ ही साथ मानव समाज भी विविधताओं से परिपूर्ण है। एक मानव समाज में अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग आस्था वाले न, अलग अलग आर्थिक स्थिति वाले लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। रंग, रूप, आकार, प्रकार न, इन सारे चीज़ों में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। विविधता ही जीवों को वैयक्तिक पहचान क्या करती है, दिलाती है। ठीक है। और भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो भारत विविधताओं से परिपूर्ण देश है। यहाँ पर संसार के जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों के मानने वाले लोग हो जाएंगे, आप लोगों को आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर अलग अलग जाति के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। भारत की स्थलाकृतियों में भी काफ़ी भिन्नताएँ हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं पर्वत है, और वहाँ जो रहने वाले जीव है उसके आकार, प्रकार, रंग, रूप में भी क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। भारत में भाषाई विविधता भी बृहत स्तर पर क्या है, मौजूद है। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, और इन विविधताओं के बीच सामंजस्य बैठाने का जो कार्य है वह भारत की संविधान
करती है और विविधता में एकता का एक अनुपम उदाहरण हमारा देश भारतवर्ष है। ये तो हुई विविधता की बात। अब हम लोग चलते हैं असमानता पर, अनइक्वालिटी पर। जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट है कि समान नहीं होना ही क्या है, असमानता है। देखिए, विविधता और असमानता जो है वह अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, धर्म के आधार पर जो है भारत में विविधता है, ठीक है, तो ये विविधता है। लेकिन इसी धर्म के आधार पर यदि किसी को श्रेष्ठ माना जाने लगे और किसी को निम्न माना जाने लगे तो यह क्या है, आपको असमानता है, ठीक है। इसी तरह गरीबी और अमीरी यानी आर्थिक आधार पर जो विविधता है वह क्या है, एक असमानता है। समझ रहे होंगे असमानता क्या है, यानी विविधता जो भी है उस विविधता के आधार पर यदि समान अवसर लोगों को नहीं मिल पाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, असमानता कहते हैं। यानी विविधता और असमानता दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, लेकिन दोनों के बीच क्या है, आपको अंतर है। और असमानता भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत देश में कई तरह की असमानताएं देखने को मिलती है। जैसे कि आपको हो गया स्त्री और पुरुष के बीच की असमानता ना, कि भारत में स्त्री और पुरुष को जो है शिक्षा या अन्य जो अवसर एक मनुष्य को मिलना चाहिए तो वह स्त्री और पुरुष के बीच लैंगिक आधार पर अवसरों के मिलने में क्या होती है, अनइक्वालिटी होती है ना। लोग लड़कों को जो है अच्छी शिक्षा देने के लिए जितना चेष्टारत रहते हैं उतना लड़कियों के लिए नहीं रहते हैं। तो ये क्या हो गया, असमानता हो गया। इसी तरह अनुसूचित जाति और जो गैर अनुसूचित जाति है उसके बीच असमानता जो है पाई जाती है। गांव या शहर के आधार पर, ग्रामीण और शहरी आधार पर भी असमानता भारत में पाई जाती है। तो ये हो गई आपको असमानता। उसके बाद तीसरा टॉपिक है इसमें आपको वंचना। वंचना क्या है, वंचना एक मनोवैज्ञानिक जो है सोच है, अवधारणा है ना। वंचना एक मनोविज्ञान की विषय वस्तु है, ठीक है। वंचना उस परिस्थिति को कहते हैं जिसमें आवश्यक सुविधा उपलब्ध किसी समूह को नहीं हो पाता, या यदि सामान्य सुविधाएं उपलब्ध है भी तो उसका वह उपयोग नहीं कर पाता, तो ऐसे समूह जो है वंचित की श्रेणी में आते हैं और यह क्या कहलाती है, वंचना कहलाती है, जो कि एक बहुत बड़ी क्या है, समस्या है। और वंचना जो है वह आपको दो तरह की होती है। एक होता है वास्तविक वैयक्तिक वंचना और दूसरा होता है आपको सापेक्षिक वंचना। तो वास्तविक वैयक्तिक वंचना क्या है, तो इस तरह की वंचना में व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम होने के बावजूद संसाधनों का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते और स्वयं को समाज में वंचित क्या करते हैं, महसूस करते हैं, और या वह खुद नहीं करते हैं या उसको करने का अवसर नहीं दिया जाता है। तो ये क्या है, आपको वैयक्तिक वंचना, वास्तविक वंचना है ना। और जैसे कि समाज में दलित वर्ग के लोग जो स्वयं को वंचित महसूस करते हैं तो वह क्या है, वास्तविक वैयक्तिक वंचना है। एक होता है आपको सापेक्षिक वंचना। यदि सापेक्षिक वंचना में व्यक्ति या समूह किसी दूसरे व्यक्ति या समूह की अपेक्षा स्वयं को कमतर आंकता है ना, स्वयं को नीचे मानता है, तो ये क्या हो गया आपको सापेक्षिक वंचना। जैसे हम आप मध्यम वर्गीय हैं और यदि उच्च वर्ग का कोई लोग है, उनकी सुविधाओं से यदि हम अपनी तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि हमको वह अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो ये आपको क्या है, सापेक्षिक वंचना है। तो आप लोग भी इसको अपनी भाषा में जो है डील कर सकते हैं। आगे है, देखिए अभी तक हमने 3 टॉपिक पर चर्चा की है।
एक विविधता पर, दूसरा असमानता पर और तीसरा वंचना पर। चौथा टॉपिक हम लोग देख रहे हैं वर्चस्व को। किसको ले रहे हैं? वर्चस्व। किसी व्यक्ति, समूह या संस्था द्वारा संसाधन पर कब्जा करना और उनके उपयोग को सुनिश्चित करना। किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा संसाधनों पर क्या करना? कब्जा करना और उसके उपयोग को सुनिश्चित करना ना। किसी व्यक्ति या समूह द्वारा संसाधनों पर कब्जा करना और उनके उपयोग को सुनिश्चित करना ही क्या कहलाता है? आपको वर्चस्व कहलाता है। ठीक है, ये वर्चस्व हो गई। अब है सत्ता। जब कई शक्ति केंद्रों के बीच वर्चस्व के लिए संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। जब कई शक्ति केंद्रों के बीच वर्चस्व के लिए संघर्ष की क्या होती है? स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति में एक ऐसे शक्ति केंद्र की आवश्यकता होती है जो अन्य सभी शक्ति केंद्रों को क्या कर सके? समन्वित कर सके। अन्य सभी शक्ति केंद्रों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए क्या कर सके? तो करने के लिए स्वीकार कर सके। तो ये आपको क्या हो गया? सत्ता हो गया ना। सत्ता क्या हो गया? तो जब कई शक्ति केंद्रों के बीच वर्चस्व के लिए संघर्ष बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में एक ऐसे शक्ति केंद्रों की आवश्यकता महसूस होती है जो इन सभी शक्ति केंद्रों के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके। तो ये जो शक्ति केंद्र जो सभी के बीच सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है, वह क्या कहलाता है? आपको सत्ता में कहलाता है ना। सत्ता और शक्ति में जो है अंतर है, और इस अंतर को भी हम लोग एक बार जो है देख लेते हैं। सत्ता का रूप एक प्रकार से कानूनी होता है। सत्ता का रूप क्या होता है? एक प्रकार से कानूनी होता है, जबकि शक्ति का रूप कानूनी होना आवश्यक नहीं है। जब शक्ति को कानून का रूप दे दिया जाता है तो वह सत्ता बन जाता है ना, जबकि शक्ति और कुछ नहीं, एक क्या है? प्रभाव है। यानी सत्ता जो है वह शक्ति से क्या है? व्यापक शब्द है। यानी सत्ता में शक्ति निहित है, शक्ति में सत्ता निहित नहीं है ना। सत्ता में स्वविवेक की पर्याप्त मात्रा होती है, लेकिन शक्ति में स्वविवेक का क्या होता है? अभाव होता है। ये आपको सत्ता और शक्ति में अंतर हो गया। अगला टॉपिक है इसमें आपको प्रतिरोध। जब सत्ता लोक कल्याण के काम से क्या हो जाए? विमुख हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जब कोई सत्ता लोक कल्याण के कामों से क्या हो जाए? विमुख हो जाए, और वर्चस्ववादी जो केंद्र है, ताकत है, उसको संतुष्ट करने में लग जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? तो सुविधा से जो वंचित वर्ग होते हैं उनका सत्ता के प्रति आक्रोश बढ़ता है, और उनका यही आक्रोश जो है वह क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है, जिनका वह धरना, प्रदर्शन या और कई माध्यमों से क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो ये होगी आपको प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध का अर्थ यही हुआ कि जब सत्ता किसी खास समूह को जो है संतुष्ट करने में लग जाए और किसी और समूह पर वह ध्यान नहीं दे, तो और समूह के जो लोग हैं वह क्या करते हैं? तो स्वयं को असंतुष्ट महसूस करते हैं, और इसके बाद वह सत्ता के प्रति विरोध की भावना को प्रदर्शित करते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो हम लोगों ने विविधता क्या है ना, विविधता के बारे में जाना, और समानता के बारे में जाना, वंचना के बारे में जाना, वंचना के प्रकार के बारे में जाना। उसके बाद हम लोग वर्चस्व, सत्ता और प्रतिरोध के बारे में क्या ज्ञात किए? जानकारी हासिल किए। अब है आपको समानता। तो असमानता का विपरीतार्थक शब्द क्या है? समानता है ना। तो यदि सबके साथ
कोई भी सत्ता, कोई भी राज्य, जो भी राज्य के नागरिक हैं सबके साथ समान व्यवहार करे तो इसे ही हम क्या कहते हैं, समानता कहते हैं। सामाजिक समानता समाज की वह अवस्था है जिसमें सभी लोग समाज में समान अधिकार और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं ना। यही क्या है आपको सामाजिक समानता है। और समानता जो है वह साधन है, समता जो है साध्य है ना। यानी समता और समानता में भी क्या है आपको अंतर है। उसके बाद एक शब्द है आपको समावेशीकरण। समावेशीकरण से तो सब लोग परिचित होंगे ही कि समाज के सभी वर्गों को सत्ता में शामिल होने का अवसर मिले और सत्ता जो है ऐसी विकासीय मॉडल को प्रस्तुत करे जिससे कि समाज के सभी वर्गों को उचित अवसर मिल सके, समाज में समता स्थापित हो सके। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, समावेशीकरण कहते हैं। उसके बाद अगला जो VBI टॉपिक है इस इकाई में वह है सत्ता के विविध प्रकार। देखिए सत्ता या शासन के जो है अनेक प्रकार प्राचीन काल से आज तक जो है विश्व में मौजूद रहे हैं, जिसमें सबसे प्राचीन है आपको राजतंत्र ना। राजतंत्र सत्ता की सबसे प्राचीन पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति जो है वह स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हुए अपने ताकत के बदौलत लोगों पर शासन क्या करता है, स्थापित करता है और वह श्रेष्ठ व्यक्ति ही उस पूरे राज्य के शासन हेतु विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या करती है, कार्य करती है। तो इसे राजतंत्र कहते हैं। विगत वर्षों में हमारे पड़ोसी देश नेपाल में राजतंत्र था, लेकिन वहाँ भी राजतंत्र का खात्मा हो चुका है और लोकतंत्र जो है कि बहाली हेतु जो है प्रयास चल रहे हैं। अभी जो है संसार में कुछ ही ऐसे देश है जहाँ पर राजतंत्र है, जिसमें एक देश हमारा जो पड़ोसी है आपको भूटान, वो वहाँ भी राजतंत्र है। संयुक्त अरब अमीरात है UAE, वहाँ भी आपको क्या है, राजतंत्र है ना। उसके बाद सत्ता का दूसरा प्रकार होता है लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र जो है इसके बारे में सब अच्छी तरह जानते ही होंगे कि यह अब्राहम लिंकन का परिभाषा याद कर लीजिए, जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा संचालित शासन प्रणाली है। लोकतंत्र दो तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। यदि जनता को शासन कार्य में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त हो तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अभी संसार में कहीं भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, केवल एक स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जहाँ के कुछ कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और शेष दूसरा लोकतंत्र का दूसरा स्वरूप है अप्रत्यक्ष, जो कि अभी पूरे विश्व में लगभग 100 से अधिक देशों में क्या है, मौजूद है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है आपको, तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन चलाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो इस तरह से सत्ता का दो प्रकार हो गया आपको, राजतंत्र और लोकतंत्र। एक होता है सीमित राजतंत्र। सीमित राजतंत्र ऐसी स्थिति है जिसमें प्रतीकात्मक रूप से राजा या रानी रहते हैं, लेकिन वास्तविक सत्ता जो है वह लोकतांत्रिक हाथों में निहित होती है। जैसे कि आपको ब्रिटेन में सीमित राजतंत्र की क्या है, स्थिति है। जापान में भी सीमित राजतंत्र की स्थिति है। उसके बाद एक होता है अभिजात्य तंत्र, या उसको कुलीन तंत्र के नाम से भी हम पुकार सकते हैं, कि जब समाज के अभिजात वर्ग मिलकर शासन चलाने का क्या करे, कार्य करे, तो इसको हम अभिजात्य तंत्र कहते हैं। सैनिक शासन होता है, तानाशाही होता है ना। यदि कोई व्यक्ति बलपूर्वक सत्ता पर अधिकार करने और वह कहे कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तानाशाही कहेंगे। या आपको वर्तमान विश्व में भी जो है दिखाई पड़ती है। उसके बाद एक लोकतंत्र हो गया आपको, उसके बाद राजतंत्र हो गया, सीमित राजतंत्र हो गया, तानाशाही हो गया। उसके बाद एक होता है अराजकता। इस स्थिति में क्या होता है, तो व्यवस्थाहीनता की स्थिति मौजूद होती है, यानी कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं होती है शासन के संचालन के लिए। एक होता है धर्मतंत्र। यदि किसी धर्म या संप्रदाय के द्वारा शासन को संचालित किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, धर्मतंत्र कहते हैं। तो ये आपको सत्ता के क्या है, विविध प्रकार हैं ना। इसके बाद है आपको धनात्मक विभेद या विधेयात्मक विभेद। समरस समाज की स्थापना के लिए ना देश के सभी नागरिकों में समता स्थापित करने के लिए पिछड़े और अति पिछड़े अभिवंचित समूहों आदि के लिए ना
यानी समरस समाज की स्थापना के लिए जो वंचित वर्ग के लोग हैं उसको संविधान में विशेष सुविधाएं क्या की गई हैं, प्रदान की गई है। और इसको हम धनात्मक विभेद या विधेयात्मक विभेद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको पहली इकाई में जो पढ़ने के लिए आवश्यक टॉपिक था वह हो गया। तो यह चर्चा आप लोगों को कैसी लगी, क्या यह आप लोगों के लिए उपयोगी रही थोड़ी सी भी, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख करके बताइए। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आगे जो और वीडियो बनाऊं तो वह इससे भी जो है अच्छा बने। तो ये मास्टर वीडियो की जो मैं श्रृंखला अब प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, तो उसमें यह पहला वीडियो हुआ शिक्षा के परिप्रेक्ष्य का इकाई 1। फिर इकाई 2 के लिए मैं लाऊंगा, आज ही इकाई 3 के लिए लाऊंगा, इकाई 4 के लिए लाऊंगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।